हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम डिस्कस कर रहे हैं अपना क्वेश्चन पेपर, और इसमें हम साइंस का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट कर चुके हैं हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन को, और कुछ क्वेश्चंस आप डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो है आपने यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न जो है वो डिस्कस किए हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पे बायो के जो क्वेश्चंस हैं वही डिस्कस कर रहे हैं। तो जितने भी क्वेश्चन नंबर 1 में जो बहुविकल्पी प्रश्न हमारे पास आए थे, उसमें से जो भी आपके बायो के क्वेश्चन हैं वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो फिल इन द ब्लैंक से यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ट्रू एंड फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 4 से यहाँ पर क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, जिसमें आपसे पूछा गया है कि विषाणु द्वारा होने वाले किन्हीं दो रोगों के नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ टू डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरसेस। तो ये आपको होमवर्क में दिया गया था, आपने ये काम किया होगा। ठीक है, आगे बढ़ो। आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 आता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पे डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया निम्नलिखित फसलों को खरीफ और रबी फसलों में वर्गीकृत कीजिए। आपके पास ऑप्शन थे, क्लासिफाई द फॉलोइंग क्रॉप्स इनटू खरीफ एंड रबी क्रॉप्स। ऑप्शन है मक्का यानी कि कॉर्न, धान यानी कि राइस, सरसों यानी कि मस्टर्ड, मटर यानी कि पीस, चना यानी कि ग्राम, गेहूं यानी कि वीट, मूंगफली यानी कि ग्राउंड नट, कपास यानी कि कॉटन। ये हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल्स आए थे और आपको इन्हें क्लासिफाई करना था अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ क्रॉप, यानी कि फसल के प्रकार के आधार पे, जिसमें खरीफ और रबी दो प्रकार आपके पास यहाँ पे दिए गए थे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है चिड़ियाघर एवं वन्यजीव अभ्यारण्य में के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो हमने यहाँ पे बात की थी कि जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होता है। देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में सबसे पहला डिफरेंस हमने क्या बोला था, रिकॉल कीजिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो यहाँ पे एनिमल्स के नेचुरल हैबिटाट्स होते हैं और उनको वहीं संरक्षित या कंजर्व किया जाता है। जू जो है वो आर्टिफिशियल हैबिटाट्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में वहाँ की लोकल जो एनिमल्स है वही आपको मिलेंगे, जबकि जू में आपके अलग अलग जो प्लेसेस हैं, अलग अलग कंट्रीज से जो एनिमल्स ला करके वहाँ पे रखे जाते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बहुत बड़ा एरिया होता है यहाँ पे, और वो यहाँ पे एनिमल्स पे फोकस करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ प्लांट्स भी वहाँ पे क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं। जू जो है वो कंपैरेटिवली छोटे एरियाज यहाँ पे होते हैं। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आप बिना परमिशन के और बिना सेफ्टी के नहीं जा सकते हैं, जबकि जू जो है वो पब्लिक एग्जीबिशन के लिए ओपन रहते हैं। ठीक है, चलो ये तो हमने बात कर ली थी। अब आते हैं आज के क्वेश्चन पे, और जो कि आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया गया था, आपको ये होमवर्क में करके लेके आना था। मैं मान के चल रही हूँ आपने होमवर्क में ये कंप्लीट किया होगा। एक बार जस्ट डिस्कस कर लेते हैं कि कार्यांतरण किसको कहते हैं, व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस। आपने ये शब्द नहीं भी सुना है, लेकिन मेटामॉर्फोसिस हमने डिस्कस किया है। मेटामॉर्फोसिस के बारे में हमने बात की है। क्या होता है मेटामॉर्फोसिस, आपको एग्जाम्पल देना था, और 2 नंबर के लिए ये प्रश्न आपके पास आया था। देखो, ये प्रश्न जो है आपके रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से आया है, जिसमें हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की बात करते हैं। जब भी पार्चुलेशन की प्रक्रिया होती है, पार्चुलेशन समझते हैं, जब भी जैसे डिलीवरी होती है किसी भी शिशु की, तो आपने कहा कि जब वहां पर आफ्टर पार्चुलेशन जो वहां पे शिशु है या जो नवजात है, चलिए, तो हम बात कर रहे थे मेटामॉर्फोसिस के बारे में। तो हमने कहा मेटामॉर्फोसिस होता क्या, जब भी कोई नवजात जो है उसका जन्म होता है, तो वो नवजात अगर अपने जो पेरेंट्स है उन्हीं के जैसे है, यानी कि कंप्लीट उसका डेवलपमेंट हो चुका है, और वो यहाँ पर क्या है, अपने माता पिता जैसे ही दिखता है, इट मीन्स कि ये क्या है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। अगर हम इसके अलावा, जैसे ये एग्जाम्पल है ह्यूमन का, ठीक है, इसके अलावा अगर जैसे हम देखें, जैसे बटरफ्लाई होती है, जैसे फ्रॉग होते हैं, तो वहां पर जो नवजात होते हैं, जब जैसे ही पार्चुलेशन होता है, जो नवजात होते हैं वो अपने पेरेंट जैसे नहीं दिखते, एकदम अलग दिखते हैं। धीरे धीरे उनमें डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंटल स्टेजेस से होकर के जब वो गुजरते हैं, तो फाइनली जब वो अडल्ट बनते हैं,
जब वो मेच्योर यहाँ पे हो जाते हैं तो तब जाकर के वो जो है अपने माता पिता जैसे दिखते हैं। तो फाइनली आपने कहा कि वो उनका कंप्लीट डेवलपमेंट होने में कितना टाइम लगा, अडल्ट होने तक का टाइम यहाँ पे लगता है। इसको हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। और इसी प्रोसेस को, कौन से प्रोसेस को, आपने कहा फ्रॉम बर्थ, बर्थ से लेकर के अडल्ट में होने तक आप यहाँ पे चेंजेस आते रहते हैं बॉडी में। और धीरे धीरे आप देखते हैं कि जो यहाँ पे न्यू बॉर्न है वो अपने माता पिता जैसे धीरे धीरे दिखने लगते हैं। तो ये जो यहाँ पे पूरी जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, उसी को हम मेटामॉर्फोसिस यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे देख लिए हैं। तो चलो, आपने ये चीजें जो है वो घर से आप ये क्वेश्चन करके लेकर के आए होंगे। आगे बढ़ते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो 4 नंबर के लिए आपके पास आता है। 4 नंबर का प्रश्न है। क्या पूछा गया है, यौनारंभ के दौरान शरीर में होने वाले 4 प्रमुख शारीरिक परिवर्तनों को लिखिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको 4 परिवर्तन बताने हैं, 4 डिफरेंसेस बताने हैं या चेंजेस बताने हैं। कब? आपने कहा राइट 4 मेजर फिजिकल चेंजेस दैट अकर्स ड्यूरिंग अ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी या किशोर अवस्था के दौरान यहाँ पे शरीर में होने वाले कोई 4 परिवर्तन आपको बताने हैं। अब इजी इसलिए है क्योंकि आपको बस 4 परिवर्तन लिखने हैं। क्वेश्चन बहुत लेंदी नहीं लिखने हैं। देखो, ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। उसने सिंपली आपको बोला है कि आपको 4 मुख्य शारीरिक परिवर्तन यहाँ पर लिखने हैं और आपको बस इतना ही लिखना है, जो कि आपके 4 लाइन में हो जाएगा। एक लाइन में आपका एक चेंज जो है वो आपको आ जाएगा कि शरीर में ये परिवर्तन होता है या ये परिवर्तन होता है। आप वहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज के जो है अलग अलग डिफरेंसेस लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं लिखना है या पैराग्राफ नहीं बनाना है, पॉइंट वाइज लिखना है। यहीं पर आपने कहा कि आप सीधे हेडिंग डालेंगे 4 मेजर फिजिकल चेंजेस। ठीक है, ये आपकी हेडिंग हो जाएगी और 4 आप क्या लिख लेंगे, वहाँ पे चेंजेस को लिख लेंगे। बस इतना इनफ है, इसमें पैराग्राफ नहीं लिखेंगे। ध्यान रखना है कि जब आपको 4 डिफरेंसेस के बारे में बोला गया है, इट मीन्स कि आपको नंबर वाइज लिखने के पहला डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस, तीसरा डिफरेंस या चेंज जो भी है। तो पहला चेंज, दूसरा चेंज, तीसरा चेंज या चौथा चेंज, ऐसे करके आपको पॉइंट वाइज लिखना है। एक बार कोशिश कीजिए, आपको कितना याद है। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका कहाँ से आया है? एडोलसेंस वाले चैप्टर से आया है। रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस आपके चैप्टर का नाम था और उससे ये क्वेश्चन आया है। आपको बोला गया है कि यहाँ पे प्यूबर्टी के दौरान होने वाले जो शारीरिक परिवर्तन है उनको आपको लिखना है। आपको 4 पूछे गए हैं, आप एटलीस्ट 5-6 जो परिवर्तन है वो आप लिखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपसे 6, 5 या 2 कितने भी चेंजेस पूछे जा सकते हैं। देखो, तो आपको यहाँ पर 4 चेंजेस बताने हैं, लेकिन आपको मेल में क्या चेंजेस हो रहे हैं, फीमेल में क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये दोनों ही टाइप के चेंजेस आपको पता होने चाहिए। जैसे अगर हम मेल में देखते हैं तो हमने कहा क्या क्या चेंजेस आने लगते हैं। एक तो वॉइस में हैवीनेस आ जाती है, भारीपन आ जाता है। दूसरा, बॉडी का जो शेप है वो चेंज होता है, यानी कि मसल्स जो है वो यहाँ पे बनने लगती है। ठीक है, आप देखते हैं कि जो शोल्डर वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पे आपका हैवी होने लगता है। जो बियर्ड्स है वो यहाँ पे आने लगती हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को मिलता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में यहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिलता है। फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल में यहाँ पे क्या आपने कहा, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा, यहाँ पे बॉडी शेप में चेंज आएगा, आवाज जो है वो पतली होने लगती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस आते हैं। तो अगर आप हम देखें, देखो सिर्फ अगर फीमेल के आप देखें कि क्या क्या चेंजेस आते हैं तो 4 चेंजेस आपको वहां भी मिल जाएंगे। अगर आप मेल में देखें कि मेल में क्या चेंजेस आते हैं तो 4 चेंजेस आपको वहां भी मिल जाएंगे। तो अगर आपको सिंपली पूछा गया है कि बताओ कोई 4 चेंजेस बताओ बॉडी में, ये नहीं पूछा गया है कि मेल में बताना है या फीमेल में बताना है, तो आप क्या करेंगे, 2 चेंजेस फीमेल के, 2 यहाँ पे मेल के बता देंगे। ठीक है, या अगर आपके पास इनफ टाइम है तो आपने कहा कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3-3 या 4-4 चेंजेस भी आप लिख सकते हैं। वैसे एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, आप 4 चेंज भी लिखेंगे तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो आप 2-2 करके लिख सकते हैं कि 2 चेंजेस जो हैं वो आपने फीमेल बॉडी के बता दिए और 2 चेंजेस जो हैं वो आपने मेल बॉडी के यहाँ पे बता दिए हैं। ये तो है आपके क्वेश्चन के लिए, जब आप यहाँ पे एग्जाम हॉल में बैठे होंगे और अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व कर रहे होंगे। अभी के लिए देखो, अभी के लिए आपको दोनों के, चाहे हम बॉयज या गर्ल्स की बात कर रहे हैं, आपको दोनों के जो बॉडी में होने वाले जो चेंजेस है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चेंजेस होते हैं उस दौरान पे। ठीक है, चलो इजी
क्वेश्चन, अगर आपको कोई डाउट है क्वेश्चन में तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, तो इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। और भी जो क्वेश्चन पेपर है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, जो आपको हर क्वेश्चन पेपर में सेम मिलती है, वो है क्वेश्चन का पैटर्न। पैटर्न मतलब देखो, जैसे इस क्वेश्चन पेपर में हमने कहा कि सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुविकल्पी प्रश्न है। ये आपको हर एक क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, देन आपके पास आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति, उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स, एंड फाइनली आपके पास आते हैं क्वेश्चन आंसर। तो अगर हम क्वेश्चन का पैटर्न यहाँ पर देखें तो आपके पास जो प्रश्न आते हैं, एक तो आपके ट्रू फॉल्स आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे और आपके पास एमसीक्यूज आएंगे। तो यही क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा। आपके पास टोटल नंबर जो आते हैं 80 नंबर का प्रश्न पत्र आएगा, जो कि हर क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा। हर क्वेश्चन पेपर से मतलब है कि आप जितने भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन पेपर आपके पास आएगा वो 80 नंबर का ही आएगा। इसको सॉल्व करने के लिए 2.5 घंटे का समय ही आपके पास होगा। तो ये तो बेसिक सी चीजें हैं जो कि आपको समझनी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पेपर में आपने क्या समझा है, एक तो ये देखना है, जब भी आप जैसे पहला जो क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करते हैं तो उसमें आप सिंपली ये देखते हैं कि पैटर्न क्या है, इंस्ट्रक्शंस क्या दिए गए हैं हमको, और कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर कैसे करना है, कितने नंबर के प्रश्न में हमें कितना लिखना है। तो जैसे कि 6 नंबर का प्रश्न आपके पास आता है तो आपको डिटेल आंसर वहाँ पे करना है। 4 नंबर का आता है तो भी आपको वहाँ पे डिटेल आंसर करना है। लेकिन अगर 1 या 2 नंबर का आता है तो वहाँ पर आप उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आंसर करेंगे। ठीक है, जब आप 2 या 3 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं तब आप करते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन कैसे होता है, आप ये देखते हैं कि किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आए हैं। इसीलिए जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, हम चैप्टर यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, जिसमें आपसे क्या पूछा गया है, लाइकेन के बारे में पूछा गया है, और आपसे पूछा गया कि लाइकेन के भीतर सहजीवी संबंध बनाने वाले 2 सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन कहाँ से आया गया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आया है। आपके पास एक चैप्टर आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। ठीक है, वहां से आपके पास एक क्वेश्चन आया है। चलो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमने बोला है, जिसमें यहाँ पे लिंग निर्धारण की बात हुई है, ये क्वेश्चन आपके कहाँ से आया है, रिप्रोडक्शन से आया है। तो अभी के लिए जो है, आपके लिए ये जो क्वेश्चंस हैं, अभी के लिए हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है। आगे जा करके जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर देखेंगे तब आप वहां पर कंपैरिजन करेंगे कि हाँ, ये क्वेश्चन पहले भी आया था। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन जो है आपके रिप्रोडक्शन से आया है। तो इसी से आपको पता चलता है कि कौन से क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है जो फ्रीक्वेंटली आपसे पूछा जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो एक आपका रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है उससे आपके फ्रीक्वेंट क्वेश्चन बनते हैं और उससे आपके क्वेश्चन आते भी हैं। एडोलसेंस वाले से आपके क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। और इसके अलावा आपने कहा कि जो डाइवर्सिटी से रिलेटेड है, यहाँ पे कंजर्वेशन से रिलेटेड, जिसमें हमने बोला कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वहां से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो चैप्टर्स है वो आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं। अब जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आपने सॉल्व किए हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपके पास आए हैं, एक बार आप लोग उन्हें क्या कर लेंगे, यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे। और आप यहाँ पर बताएंगे अगर अभी तक इन क्वेश्चंस में आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। एक बार देखो जितने भी क्वेश्चंस आपने नोट किए हैं। चलिए, आपने रिवाइज कर लिया है। अब देखो, मैं आपको यहाँ पे बायो के जो क्वेश्चन, बायो के जो चैप्टर्स हैं उनके नाम आपको दे रही हूँ, और आपको ये बताना है कि उन चैप्टर के सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपके क्लियर हैं या नहीं है। ठीक है, पहला जो आपका चैप्टर आता है, पहला जो आपका बायो का चैप्टर आता है वो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, पहला चैप्टर आता है आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट।
इस चैप्टर में देखो ये सबसे सिंपल चैप्टर आपका है, क्योंकि इस चैप्टर में एक तो पूरा थ्योरेटिकल है, पहली चीज तो ये है। दूसरा थ्योरेटिकल भी क्या है, जो हम अपने आसपास देखते आ रहे हैं, जो हम अपने घरों में देखते आ रहे हैं। अब मैक्सिमम बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने देखा होगा कि हमारे घरों में फसल कैसे उगाई जाती है। और क्यारी तो सभी के घरों में होती है, गमले भी सभी के घरों में होते हैं, तो बेसिक चीजें तो हम सभी को पता है, हम सब देखते आ रहे हैं बचपन से, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि जो अभी भी देखते होंगे, जिनके घरों में अभी भी फसल उगाई जाती होगी। और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे कि जो हेल्प भी करते होंगे, छोटी मोटी जो हेल्प होती है अपने पेरेंट्स के साथ जाते होंगे, देखते होंगे, ठीक है। तो हमें सारी चीजें पता है, बस हमें इस चैप्टर में करना है क्या, सीक्वेंस वाइज चीजों को पढ़ना है। जैसे कि हमें पता है कि फसल को कैसे उगाया जाता है, तो हमें पता है पहले बीजों को बोया जाता है, उन बीजों से पौधे बनते हैं, उनमें फली लगती है, उनकी फसल की कटाई होती है, फिर मंडाई होती है, और उसके बाद हमें प्रोडक्ट मिलता है। तो ये तो एक जर्नली हमने बताया, लेकिन इसमें और भी स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। बीज बोने से पहले के क्या स्टेप्स होते हैं, बीज बोने के बाद क्या स्टेप्स होते हैं, फसल में जब जर्मिनेशन होता है, अंकुरण होता है, तो उसके बाद क्या स्टेप्स होते हैं, वो ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो हम अपने खेतों में अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि हमारा उत्पादन बढ़े यहाँ पे, जिससे कि हमारी जो फसल की क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन में आप दोनों ही चीजें पढ़ते हैं, पारंपरिक जो तरीका है और मॉडर्न जो तरीका है, उसमें मैनेजमेंट में वो आ जाता है, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में हमने कहा क्रॉप प्रोडक्शन के हम पारंपरिक तरीकों को भी पढ़ते हैं, ठीक है। देखो कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो हम पारंपरिक तरीकों से ही करते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें हम नई जो चीजें हैं, नए जो आपने कहा यहाँ पे प्रोडक्ट है या नई जो टेक्निक्स है, उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं यहाँ पे, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन बढ़े। तो इजी चैप्टर है। अब यहाँ पर देखो इम्पोर्टेंट क्या है, क्या क्या इस चैप्टर से आता है। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में सबसे पहले तो आपको क्रॉप प्रोडक्शन के स्टेप्स कराए गए हैं, ठीक है। क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या चरण होते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने बोला कि खेतों को तैयार करना, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल या प्रिपरेशन ऑफ फील्ड करके आपके पास टॉपिक आता है, जिसमें आप देखते हैं कि किसी भी खेत में सबसे पहले फसल बोने से पहले हम क्या करते हैं, उसकी सफाई करते हैं। उसमें जो पत्थर हैं या लकड़ियां हैं या घास है, उसको अच्छे से साफ किया जाता है, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है। दूसरा है प्लगिंग, यानी कि हल लगाना। हम जो खेत है जो आपने साफ किया है, फिर उससे क्या किया जाता है, यहाँ पे उसमें हल लगाया जाता है। हल क्यों लगाया जाता है, जिससे कि मिट्टी जो है वो यहाँ पे हल्की हो जाए। अब जैसे खेत है, वहां पे मिट्टी बहुत टाइट है, आप उस टाइट मिट्टी में बीज कैसे बोएंगे। आपने कहीं पे बीज डाल भी दिया है, तो वो बीज जो है वो कैसे जर्मिनेट करेगा, कैसे अंकुरित होगा, क्योंकि उसको अपनी जड़ बनाने के लिए, अपना शूट बनाने के लिए उसको जगह चाहिए होगी, लूज मिट्टी चाहिए होगी। तो मिट्टी को लूज बनाने के लिए हमने क्या किया, वहां पे जो खेत है वहां पे हल लगाया, और मिट्टी वहां पे कैसी हो जाती है, लूज हो जाती है, ठीक है। मिट्टी लूज हो गई है, दूसरा स्टेप हो गया है। तीसरा, अब हमने क्या किया है, यहाँ पे बीजों की बुआई शुरू कर दी है, बीजों को हमने बोना शुरू कर दिया है। और बीजों को भी आपने कहा, बीजों को बोने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। अलग अलग तरीके के जो बीजों को आप अलग अलग तरीके से बोते हैं। जैसे कि गेहूं है, तो गेहूं को आप सिंपली ऐसे छिड़क लेते हैं, लेकिन छिड़कते कैसे हैं, इक्वली आप छिड़कते हैं। ऐसे नहीं कि कहीं पे आपने बहुत ज्यादा डाल दिया, कहीं पे आपने बहुत कम डाल दिया। आप पूरे खेत में इक्वली जो गेहूं के बीज हैं उनको क्या करते हैं, यहाँ पे छिड़कते हैं, उनको यहाँ पे स्प्रेड करते हैं। वहीं आपने कहा कुछ ऐसे बीज भी होते हैं जिनको आप किसी पर्टिकुलर, आपने बीज पकड़ा, यहाँ पे लगाए, फिर बीज पकड़ा, फिर यहाँ पे लगाए, फिर बीज पकड़ा, फिर यहाँ पे लगाए, ऐसे करके आप छिड़कते नहीं है, पर्टिकुलर जगह पे बीजों को वहां पे बोते हैं। तो बीजों को बोने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। तो आपने बीज बोई, लेकिन बीज बोने से पहले जिन बीजों को आप बो रहे हैं उनकी क्वालिटी भी चेक करनी होती है। तो जब भी देखो फसल की कटाई होती है, आपने घरों में देखा होगा, बार बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारी लाइफ से रिलेटेड है और डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर आपने नहीं नोटिस किया है तो अब से आप नोटिस भी करेंगे, अब से आप पूछेंगे भी अपने घरों में। तो आपने देखा होगा कि जब भी मंडाई होती है, तो जो अच्छे बीज होते हैं, जो हेल्दी सीड होते हैं, उनको अलग रख दिया जाता है कुछ मात्रा में, ताकि वो नेक्स्ट टाइम बोने के काम आए। अब हम हेल्दी सीड को ही क्यों रखते हैं, क्योंकि हेल्दी सीड होंगे तभी तो हेल्दी प्लांट होंगे, हेल्दी हेल्दी प्लांट होंगे तभी तो उनपे हेल्दी सीड फिर से लगेंगे। तो हमने कहा कि हेल्दी सीड को चेक करने का एक तरीका भी होता है। हमने पानी लिया, पानी में बीज डाले,
अगर बीज जो है वो यहाँ पे ऊपर तैरने लगे हैं, मतलब वो डैमेज सीड है। डैमेज सीड का मतलब वो अंदर से खोखले हुए हैं, उन्हें कीड़ों ने खा लिया है, या वो आपने कहा हेल्दी नहीं है, तो वो ऊपर की ओर तैरने लगते हैं, तो मतलब कि वो डैमेज सीड है, आप उन्हें हटा लेते हैं। जो नीचे बैठ जाते हैं मतलब वो हेल्दी सीड है और आप उनको बोने के लिए यूज कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पे बो दिया है, ठीक है। तीसरी चीज जो नेक्स्ट जो स्टेप है, आप गिनते रहेंगे स्टेप कौन कौन से। नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो है यहाँ पर, अब धीरे धीरे आप देखते हैं अंकुरण होने लगता है। जब अंकुरण होने लगता है तो आप यहाँ पे निराई गुड़ाई भी करते रहते हैं। उसके दो रीजन है, एक तो है वीड्स या खरपतवार हटाना, खरपतवार जो एक्स्ट्रा घास होती है वो हटाना। दूसरा होता है कि मिट्टी को लूज करते रहना, टाइम टू टाइम मिट्टी लूज होगी तभी तो जो पौधा है अपनी जड़ों को फैला पाएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप क्या करते हैं, खाद भी डालते रहते हैं। खाद क्या होती है, जैसे कि हम अगर पारंपरिक खेती की बात करें तो हम यहाँ पे गाय का जो गोबर है उसको खाद के रूप में प्रयोग में लाते हैं। जैसे जो घास है, जैसे हमने जब यहाँ पे खेत साफ किया था और जो घास हो गई थी तो उस घास को हम जला लेते हैं, वो भी खाद के रूप में ही वहाँ पे यूज हो जाता है, ठीक है। तो आप खाद को डालते हैं। तो कई ऐसी फसल होती है जहाँ पर बोने से पहले आप खाद डालते हैं, कई ऐसी फसल होती है जब आप बोने के बाद खाद डालते हैं, तो आप वहाँ पे खाद डालेंगे। यहाँ पे जो मॉडर्न जो यहाँ पे आपने कहा कि क्रॉप प्रोडक्शन है, उसमें फर्टिलाइजर्स या उर्वरक का भी यूज किया जाता है, जो केमिकल्स होते हैं। तो केमिकल्स को आपको कब कहाँ कितना यूज करना है, जो आपके फर्टिलाइजर्स हैं और जो आपके मेन्योर है, मेन्योर का मतलब खाद होता है, फर्टिलाइजर्स का मतलब उर्वरक होता है। तो खाद और उर्वरक में कौन ज्यादा बेटर है, कौन ज्यादा प्रोडक्शन देता है, ज्यादा सेफ क्या है, उसके बारे में हमने बात की थी। साथ ही साथ हमने वीडीसाइड और पेस्टिसाइड्स के बारे में बात की थी। अब हमने कहा फसल की जो कटाई है उसके भी स्टेप्स हमने देखे थे कि पहले फसल को काटा जाता है, ठीक है। फिर जो आपका पौधा है उससे बीज को अलग किया जाता है, क्या कहते हैं उसको, आपको ये पता होना चाहिए। फिर आपने कहा कि जब बीज को अलग किया जाता है तो उसे अच्छे से सुखाया जाता है, स्टोर किया जाता है अच्छे से, जिससे कि जो आपका अनाज है या जो आपका प्रोडक्शन है या जो उत्पाद है आपका वो लंबे टाइम तक चले। तो ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में, जो कि इजी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई चीज हमें समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। सेकंड चैप्टर जो आपका आता है, अच्छा सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, तो जो जो मुझे याद आ रहा है मैं वो लिखते जाती हूँ। और नेक्स्ट जो चैप्टर आपका आता है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्लासेस कितनी होती है, यानी कि वर्गीकरण हमने किया है, कितने प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास आते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। अब हमने कहा कि जो इम्पोर्टेंट चीजें आपके पास आती है वो ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या बेनिफिट्स हमारे पास आते हैं और क्या हमारे पास यहाँ पे ड्रॉबैक्स आते हैं, कमियां आती हैं, या क्या हार्मफुल इफेक्ट आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। तो दोनों चीजें हैं। तो आपने कहा हम अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे तो आप बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं, आप यहाँ पे फंगस के बारे में बात करते हैं, प्रोटोजोन्स के बारे में आप यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अलावा एक और कैटेगरी हमारे पास आती है वायरस। अब वायरस जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि कोई जीव, जीव का मतलब जो सजीव है जिसमें जीवन पाया जा रहा है। लेकिन वायरस जो है ना तो वो लिविंग है ना ही वो नॉन लिविंग है, ठीक है। लेकिन पढ़ते हम वायरस के बारे में भी है कि वायरस जो है उसके क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट हैं और क्या बेनिफिट है। अगर बेनिफिट की बात करें तो हमने कहा बेनिफिट सिर्फ एक ही होता है, और जो कि वायरस को हम एज अ वेक्टर यहाँ पे यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, और उससे पहले भी वायरस को पहले ट्रीट किया जाता है, यानी कि वायरस को पहले इनएक्टिवेट किया जाता है जिससे कि वो हमारे शरीर को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। तो बाकी इसके अलावा बाकी वायरस के सारे आप हार्मफुल इफेक्ट देखेंगे, सारी बीमारियां जो है वो वायरस कॉज करेगा। अगर हम बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमें बेनिफिट देते हैं, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमें बीमार करते हैं। सेम आप फंगस के बारे में भी बात करेंगे कि फंगस को आप खाते भी हैं, फंगस से आप फूड प्रोडक्ट भी बनाते हैं, लेकिन फंगस से आप मेडिसिन भी बनाते हैं, लेकिन फंगस से ही बहुत सारे जो बीमारियां हैं वो भी यहाँ पे होती हैं। तो ये तो चैप्टर है पूरा आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, ठीक है। आपको ये देखना है कि आपके जो टॉपिक हैं वो इन सारे चैप्टर्स में कंप्लीट हैं या नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंजर्वेशन।
कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो यहाँ पर हम कंजर्वेशन के बारे में बात करते हैं कि कंजर्वेशन क्या होता है, कंजर्वेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी है, जिसमें डिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड टॉपिक हमारे पास आते हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज में जिसमें आप बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात करते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में बात करते हैं, नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं, जू के बारे में बात करते हैं। इन सारे जो प्रोटेक्टेड एरियाज है इनको हम पढ़ते हैं। इसी के साथ साथ हम यहाँ पे IUCN की एक रेड डाटा बुक के बारे में बात करते हैं, जिसमें रेड लिस्ट जारी होती है और उसमें हम कुछ कैटेगरीज देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि एक्सटेंट का मतलब क्या होता है, एंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है, डेंजर्ड का मतलब क्या होता है, वल्नरेबल का मतलब क्या होता है, थ्रेटेंड का मतलब क्या होता है। ये सारे हमारे पास क्या आते हैं, ग्रुप्स आते हैं, जिसके बारे में हम समझते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। और भी बहुत सारे टर्म्स है, जैसे एंडेमिक स्पीशीज क्या होती है, जैसे फ्लोरा एंड फौना क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ते हैं यहाँ पे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा है। रिप्रोडक्शन में हम सिंपली ये देखते हैं कि कोई जीव जो है, एग्जाम्पल हम ह्यूमन का लेते हैं कि कोई जीव जो है उसमें नए जीव का निर्माण कैसे होता है, क्या स्टेप्स वहां पर होते हैं और क्या मैकेनिज्म जो है वो होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर हम बात करते हैं यहाँ पे चलो, तो ये आपके चैप्टर्स आते हैं जिसमें हमने यहाँ पे रिप्रोडक्शन और एडोलेसेंस के बारे में बात की है। ये दोनों जो चैप्टर हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं। हमने बात की थी कि पहले आप रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे तभी आप एडोलेसेंस को समझ पाएंगे। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि बिना रिप्रोडक्शन पढ़े आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो बेसिकली एडोलेसेंस में हम बात करते हैं कि प्यूबर्टी क्या होती है, प्यूबर्टी के टाइम पे क्या चेंजेस होते हैं, ये चेंजेस क्यों होते हैं यहाँ पे। तो अब ये देखो, ये हमारे बायो के चैप्टर्स आते हैं। इन्हीं चैप्टर से आपके पास क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन पेपर में, और जो आपने अभी क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है इन्हीं चैप्टर से आपके पास क्वेश्चंस आए थे। अब ये सारे चैप्टर आपके क्लियर होने चाहिए, तभी जा करके आप सारे क्वेश्चंस अच्छे से यहाँ पे कर पाएंगे। एक बार देख लो, अगर इन चैप्टर्स में से किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है उसको यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो आपके सारे जो चैप्टर्स है वो क्लियर हैं, तो हम यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो कि हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।